YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि यह परमार आईएएस चैनल में सिविल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी जा रही है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने एक विशेष प्रकार की क्लास शुरू की है जिसका नाम है सम्राट यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज वर्ष 2026-27 और आगे भी। इसका मतलब हमने एक टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा के लिए आईएएस की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है जिसका नाम सम्राट यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में हमने यह एक निर्धारण किया है कि प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए सभी विषयों की पूरी सामग्री हम उपलब्ध कराएं और हमने ये निर्णय लिया है कि हम विषयवार यह सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करें। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय लिया है और इस विषय की महत्वपूर्ण सामग्री देने के बाद फिर दूसरा विषय, तीसरा विषय प्रारंभ होंगे और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का लेक्चर 5वां है ये। इस टेस्ट सीरीज में आपको यह समझना है कि हम उन्हीं बातों को, उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं अवधारणाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो कि परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। जैसा कि ये कि पिछले लेक्चर से ही हमने करीब 15 प्रश्न दिए थे और 15 प्रश्न में 5 प्रश्न हमारे एज इट इज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए आप इसे बहुत ही सहजता, सरलता से इसे समझें, तैयार करें और यह उम्मीद ही नहीं है, यह सच्चाई होगी कि हमारी यह टेस्ट सीरीज जो प्रारंभिक परीक्षा है इसी से अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की लेक्चर 5 की टेस्ट सीरीज में और इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों का अध्ययन करके सही विकल्प चुनें। आपके सामने ये 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों को पढ़ना है और इनमें से कौन से सही है, चारों सही है कि 2 सही है कि 1 सही है। तो पहले 4 पढ़िए और ये देखिए कि 4 में सही कौन है और जो सही है, मान लिया 3 सही है तो जो ऑप्शन 3 वाला हो वो 3 पर लगाएंगे, यानी कथनों को समझें और जो कथन सही है तो फिर ए बी सी डी में आप सही उत्तर का चयन करें। इसमें पहला प्रश्न आया है स्वपोषी पेड़ पौधे। सबसे पहले ये जाने स्वपोषी पेड़ पौधे कौन हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। यह बायोलॉजी का एक टर्म है, बॉटनी का एक टर्म है। अगर आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, उनको समझते चले, जानते चले, तभी धीरे धीरे ज्ञान का भंडार होगा। स्वपोषी पेड़ पौधे जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स बोलते हैं या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे होते कौन है? जरा ध्यान दे, जो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों को खाना बनाकर हम आप तो देने जाते नहीं है, न कोई जंगली जीव देने जाता है। तो आखिरकार पेड़ पौधे कैसे अपनी भूख मिटाते हैं, जीवित कैसे हैं? तो हम ये कहें चाहे पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, बबूल का पेड़ हो, कोई भी पेड़ है, तो जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें किसी की से भोजन लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं बनाते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें कहा जाएगा यानी स्वयं पोषी, पोषण करने वाले, स्वयं को पोषण देने वाले, यानी स्वयं को भोजन देने वाले। तो जो स्वयं भोजन बनाएंगे तो अपने आप पोषण कर रहे हैं, दूसरे से उन्हें पोषण की चीजें लेने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें कहा जाएगा स्वपोषी पेड़ पौधे। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, और ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन देना, भोजन देना। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है स्वयं ही अपने को पोषण देना, और वही हो गए ऑटोट्रॉफ्स।
ये बायोलॉजी का, बॉटनी का टर्म्स है। अब हम ये देखें कि स्वपोषी पेड़ पौधे, तो मान लिया मैं बरगद का पेड़ लेता हूं, पीपल का लेता हूं, नीम का लेता हूं, आम का लेता हूं, जामुन का। ये पेड़ पौधे करते क्या? पेड़ पौधे, ये उनका तना है, ये इनकी ब्रांचेस हैं, ये पत्तियां हैं। और जो ही सुबह सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सूर्य के प्रकाश उन पत्तियों पर पड़ता है, तो पत्तियां, और पत्तियों में क्या हरापन है और जल है। तो पत्तियों में हरापन है यानी क्लोरोफिल है, हरापन है, क्लोरोफिल है, और पत्तियों में वाटर है यानी जल है। तो पत्तियों में जल और क्लोरोफिल है। जब सुबह होती है तो सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पर पड़ता है। पत्तियों पर पड़ने का मतलब ही है पत्तियों के जल और क्लोरोफिल पर पड़ता है। इस तरह से पत्तियों का जल और पत्तियों का क्लोरोफिल सूर्य की किरणों से मिलकर के वहां पर क्रिया करते हैं। और जब सूर्य की किरणें क्लोरोफिल और वाटर पर पड़ती हैं तो यह क्रिया होती है। और इस क्रिया से यानी प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है, क्लोरोफिल पर पड़ता है, तो प्रकाश की एक क्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कह देंगे। अब प्रकाश की जब क्रिया होती है तो इसी क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो पौधे बस सूर्य की रोशनी, धूप लेते हैं और धूप लेकर के भोजन बना लिया, और उन पत्तियों में ही वहीं पर उस क्रिया से भोजन बन गया, अर्थात विशेष प्रकार के वहां तत्व बन गए, और उन्हीं तत्वों को लेकर के पेड़ पौधे स्ट्रांग होते हैं। वास्तव में हम देखते हैं कि भोजन बनाने का काम जब करते हैं पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे एक काम और करते हैं कि हमारे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं। जब हम जैसे खाना बनाते हैं तो हम उसमें से जल भी मिलाते हैं, वहां आटा भी लाते हैं, ये विभिन्न मसाले भी लाते हैं। तो उसी प्रकार से यानी जल है, क्लोरोफिल है, और प्रकाश आ गया यानी ताप आ गया, और साथ ही साथ पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वे वहां पर पर्यावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लेंगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई, क्लोरोफिल भी हो गया, वहां पर वाटर भी हो गया, वहां पर लाइट भी यानी प्रकाश भी हो गया, और इनसे जो क्रिया होती है पत्तियों में, उसी क्रिया से भोजन बनता है। कितनी अच्छी बात है कि पेड़ पौधे स्वयं भोजन बना लेते हैं, यानी ऐसे तत्व बन जाते हैं कि उन तत्वों से पत्तियां हैं, तना है, जड़ें हैं, स्ट्रांग होती हैं, और वही भोजन धीरे से पत्तियों, तना से होते हुए जड़ों तक पहुंचता है। अपने आप धीरे 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 वो पहुंचता रहता है। अब बात आती है कि भोजन तो स्वयं ये बनाते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, जब पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो प्रदूषण बढ़ रहा है, मानव जीवन परेशानियों में आ रहा है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि खाना बनाते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे ही पूरी दुनिया के पेड़ पौधे जब लेंगे और खाना बनाएंगे, तो पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुछ कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो कम से कम तापमान कम हो जाएगा, प्रदूषण कम होगा। इसका मतलब पेड़ पौधे वास्तविक रूप से भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं, और इस प्रयोग से हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। और साथ ही साथ ये है कि वह मानव के जीवन को यानी सुख सुविधा वाले बनाते हैं। सपोज दैट पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और परिणाम क्या होगा? परिणाम यह हो जाएगा कि हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो जाएगी और मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो एक तो पहली बात ये कि स्वयं तो भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ वो हमारे मित्र भी हैं, और इतने अच्छे मित्र हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके प्रदूषण कम करते हैं और मानव को जीने के लिए रास्ता देते हैं। और एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए तो सुविधाजनक है, कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमारे लिए प्रदूषण कम हो रहा है। और भोजन बनाते समय वो फिर निकालते क्या है? निकालते ऑक्सीजन है, तो उससे हम सांस लेते हैं।
कितनी बढ़िया बात है कि इस प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं वह हमारे द्वारा बढ़ाई गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, तो खाना बनाते समय वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और जब खाना बन गया तो उन्हें तो तत्व मिल गया, साथ ही साथ वो पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। और जब पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो गई, हमारे लिए और सुविधाजनक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने से कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में कम हो गई, ऑक्सीजन छोड़ने से और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। यानी दोनों स्थिति है, खाना में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और जब वो खाना बनाते समय ऑक्सीजन निकालते हैं, दोनों स्थितियों में वो पर्यावरण को लाभ देते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं, मानव को प्रदूषण से बचाते हैं। कितने हितकर हैं, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है पर्यावरण पारिस्थितिकी में, तो ये काम करते हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से जो हमारे ये पेड़ पौधे होते हैं वे जीवन कौन हमें देता है? ऑक्सीजन देती है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन नहीं है। और जरा आप ध्यान दीजिए कि अस्पतालों में तो जब व्यक्ति सांस नहीं ले पाता तो कहते हैं ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ। इसका मतलब ऑक्सीजन प्राणवायु है जो हमें प्राण देती है। और जब आदमी कहीं पर खान में चला गया, अन्य जगह ऑक्सीजन कम होती है तो दम घुटने लगता है, आदमी के प्राण जाने लगते हैं। इसलिए प्राण को खत्म करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अब हम ये देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए इतने अच्छे हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन हमें प्राण देती है। और पेड़ पौधे इतने अच्छे हैं कि हमारे द्वारा जो फैलाई गई, निर्गत की गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि हमें प्रदूषण कम हो पाता है। तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं हम इसी के आधार पर। अच्छा, एक बात और ध्यान दें कि इस पूरी पृथ्वी पर, ये हमारी पूरी पृथ्वी आ गई, ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। इससे पर्यावरण शुद्ध हो रहा है और शुद्ध हो रहा है और शुद्ध हो रहा है, हमें जीवन दान मिल रहा है। तो हमारे ये जो हरे हरे पेड़ पौधे पूरे चारों ओर इस पूरी पृथ्वी पर हैं, तो ये वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके और ऑक्सीजन निकाल करके हमें जिंदगी देते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, तो फेफड़े यानी लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ये ऑक्सीजन लेना बंद कर दें लंग्स, तो अभी मर जाएगा। इसका मतलब फेफड़े हमें जीवन देते हैं हमारे शरीर को। तो इसी तरह पेड़ पौधे पूरे पर्यावरण को जीवन दे रहे हैं। तो पेड़ पौधे एक प्रकार से फेफड़े का काम करते हैं, एक प्रकार से लंग्स का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो पृथ्वी के पेड़ पौधे हैं वे पृथ्वी के लिए फेफड़े का काम करते हैं, यानी वे लंग्स का काम करते हैं। और अगर ऐसा कभी आता है तो बात सच है। अब एक बात और हम देखें कि अगर कहीं पर बसें जा रही हैं रास्ते में, यानी सड़क है, सड़क में बस है, ट्रक है, जाते हैं तो ध्वनि बहुत निकलती है, ट्रेन जाती है तो ध्वनि बहुत निकलती है। तो चाहे रेलवे ट्रैक हो या रोड ट्रैक हो, इनमें ध्वनि का प्रदूषण बहुत होता है। अगर ऐसा ही ध्वनि प्रदूषण बढ़ता गया तो आसपास के गांव के लोग यानी ध्वनि के मामले में प्रदूषित हो जाएंगे। साथ ही साथ जो उस पर सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, वे भी परेशान हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि रेलवे ट्रैक से लेकर के और हमारा रोड ट्रैक, इनमें ध्वनि प्रदूषण बहुत है। हमारे विभिन्न प्रकार के साधनों, ट्रक से लेकर के, ट्रैक्टर से लेकर के, बसों से लेकर के, ये सभी ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। अब क्या ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में पेड़ पौधे सहयोगी है? हाँ है। आप ध्यान दीजिए कि अगर रेलवे ट्रैक है और ट्रेनों की बहुत आवाज है, ध्वनि प्रदूषण वहां 2-3-4 किलोमीटर की चौड़ाई पर जा रहा है, लोग परेशान हैं। तो अब रेलवे ट्रैक के किनारे, इस किनारे भी काफी चौड़ाई में एक लगा दे पूरी पट्टी पेड़ पौधों की, और
उस तरफ भी काफी चौड़ाई में पेड़ पौधों की एक पट्टी लगा दें। यानी रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगा दें। और जब आप ऐसा कर देंगे तो होगा क्या कि जब ट्रेन जाएगी तो ट्रेन की ध्वनि नहीं कम होगी, ट्रेन की ध्वनि तो वही है, लेकिन ट्रेन से जब ध्वनि निकलेगी, उसकी आवाज से जब ध्वनि निकलेगी तो वह उधर के पेड़ों के शाखाओं, पेड़ों की पत्तियों से ये पत्ती पर पहले ध्वनि जाएगी, फिर इधर टकरा के जाएगी, फिर इधर टकरा के, फिर इधर टकरा के, फिर इधर टकरा के, वही ध्वनि वहां पर तने में, इस पेड़ के तने से उस पेड़ के तने से उस पेड़ के तने से, वही ध्वनि उस पेड़ की इस शाखा, इस शाखा, इस शाखा। यानी जो ट्रेन की ध्वनि है वह पेड़ों की पत्तियों, तने और जड़ें आदि में टकराएगी। और जब टकराएगी तो टकराते टकराते जब वह पेड़ों से बाहर जाएगी तो ध्वनि का असर कम हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा, और फिर वहां जब बाहर पहुंचेगी तो उससे प्रदूषण कम होगा, या कहा जाए बहुत ही अति लघु होगा। यही काम अगर हम रोड ट्रैक में देखें, और रोड ट्रैक में अगर हमने देखा तो वहां भी ट्रकों का, बसों का, कारों की बहुत आवाज होती है, बहुत ही ध्वनि प्रदूषण है। तो वहां पर जो रोड ट्रैक है उसकी इधर भी काफी चौड़ी पट्टी में, यानी प्लांट से लगा दिया जाए, इस साइड भी लगा दिया जाए, तो जब यह ध्वनि ट्रकों, बसों आदि की निकलेगी तो यह ध्वनि पेड़ पौधों के दोनों तरफ, पत्तियों में, फलों में, फूल में, तना में, शाखाओं में टकराएगी, टकरा के इधर जाएगी, फिर से टकरा के वहां जाएगी, फिर उधर जाएगी। चूंकि ध्वनि वहीं गति करती रहेगी, और जब वह निकलेगी वहां उन पेड़ पौधों के बाहर, तो उस ध्वनि का प्रभाव बहुत कम हो चुका होगा, तो आगे जाकर ध्वनि प्रदूषण नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि सड़कों के किनारे और ट्रेन की पटरियों के किनारे अगर वहां पर हम प्लांटेशन कर देते हैं पूरे ट्रैक पर, पूरे रोड में, तो उससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। इसका मतलब पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में योगदान करते हैं, और ये कई देशों में, हिंदुस्तान में भी हर जगह चल रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए। और रेलवे ट्रैक के जो दोनों तरफ पेड़ पौधे हरे लगे हैं, या फिर रोड के, सड़क के किनारे दोनों तरफ लगे, तो इन्हें ग्रीन मफलर कहा जाता है। मफलर का मतलब होता है एक चौड़ा और लंबा सा रास्ता या एरिया। तो अगर हम कोई चौड़ा एरिया होता है उसे मफलर बोलते हैं, और अगर वहां पेड़ पौधे तो ग्रीन हो गए तो ग्रीन मफलर कहलाएगा। तो एक बात ध्यान देना है कि जब हम रेलवे ट्रैक के दोनों ओर या सड़कों के दोनों ओर जब पेड़ पौधों की लंबी कतार, पट्टियां लगा देते हैं, उसे कहते हैं ग्रीन मफलर। इसका मतलब ग्रीन मफलर वास्तविक रूप से वो करता क्या है, वह ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। ये सब काम कौन कर रहा है? ध्वनि प्रदूषण से लेकर के वायु प्रदूषण को सब कम करने का काम कर रहे हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, हमारी उम्र लंबी बढ़ाते हैं। और यही कारण है कि जब हमारी उम्र को कोई बढ़ाएगा, हमें जीवन देगा, हमारा प्रदूषण दूर करेगा, हमें खुली हवा देगा, हमारी उम्र बढ़ जाएगी। अगर पेड़ पौधे ऐसे देंगे तो हमारे लिए वह ईश्वर तुल्य है, भगवान है। और जब वो भगवान है तो हम साष्टांग प्रणाम करेंगे, पूजेंगे ईश्वर को। इसी तरह का ईश्वर मान करके हिंदुस्तान में पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है, यानी पीपल या बरगद को पूजने की भी प्रथा है। कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब भारतीय संस्कृति में पहले से ही जाना जा रहा है कि पेड़ पौधे हमारे लिए जीवन देते हैं, तभी से पूजते आ रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति कितनी सशक्त है और कितनी मजबूत है कि पहले के हमारे ऋषि मुनियों आदि सबको पता था कि ये पेड़ पौधे हमें जिंदगी देते हैं। शायद इसीलिए व्रत और त्योहार अस्तित्व में आए। तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब हम फिर देखें कि
यहां पर स्वपोषी पेड़ पौधे। अब स्वपोषी पेड़ पौधे तो आप समझ गए, जो स्वयं को भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं और वहीं पर प्रकाश का यानी लाइट का प्रयोग कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश का। और सूर्य के प्रकाश है, उसे प्रकाश चाहिए। मान लिया जब नहीं तो 500 वाट के उससे अधिक के अगर हम हैलोजन लगा देते हैं रात में, तो पेड़ पौधों की पत्तियों को लगता है कि प्रकाश पर्याप्त मिल गया, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश चाहिए, लेकिन सूर्य के प्रकाश में पर्याप्त ताप होता है, आवश्यक ताप होता है, इसलिए वहां प्रकाश संश्लेषण और अच्छी तरह से होता है। तो देखिए, स्वपोषी पेड़ पौधे, अभी मैंने बताया कि स्वपोषी पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, हमारे लिए तो अच्छा है। तो हम पढ़ते हैं, स्वपोषी पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन। अभी मैंने बताया कि जब वो भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, तो उस समय कौन सी गैस? ऑक्सीजन निकलती है। तो यहां पर आया कि स्वपोषी पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी है? प्राण देने वाली है, इसलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया। तो प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, यहां तक तो बात सही है। और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ये करते हैं। मैंने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ही भोजन बनाते हैं, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड वह वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्लोबल से आशय पृथ्वी से है, वार्मिंग का मतलब है गर्म। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब और निकलती है और निकलती है और निकलती है, तो हमारी पूरी पृथ्वी गर्म होती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो हमारी पूरी पृथ्वी गर्म होगी, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी ग्लोबल का मतलब पूरा हमारा ग्लोब, वार्मिंग यानी गर्म हो गया। और जब हमारा ग्लोब गर्म हो जाएगा तो हमारे लिए संकट है। क्यों संकट है? उसका कारण है कि बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी ध्रुवों की, तो उससे फिर धीरे धीरे पानी समुद्र में बढ़ेगा, तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी आएंगी। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषण कर लेते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का काम करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण रूप से जो नुकसान पहुंचाने का काम करती है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम करती है और वायुमंडल को दूषित करती है। हमारे पेड़ पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? वह ये काम करते हैं कि वायुमंडल को दूषित होने से बचा लेते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देते हैं। कितनी अच्छी बात। तो हमारे पेड़ पौधे इतने बढ़िया हैं, हमारे इतने अच्छे साथी हैं, हमारे इतने अच्छे देवता हैं, भगवान हैं, कि वे हमारे वायुमंडल को दूषित करने से बचाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बचाते। ग्लोबल वार्मिंग आ चुकी है, कुछ सीजन ही बदल गए हैं। बरसात के समय बरसात नहीं होती है, अन्य समय में होती है। सर्दी का समय बढ़ता जा रहा है। आम के जो वहां बौरें आती हैं, वो भी अपने सही समय पर नहीं आती हैं। बीमारियां बढ़ गई हैं, अनेक दिक्कतें हो गई हैं, जैव विविधता को परेशानी हो रही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लोबल वार्मिंग को चौपट कर रखा है। पेड़ पौधे ही बचा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। एक ही वैक्सीन है, पेड़ पौधों को लगाना। यही वैक्सीन वास्तव में पर्यावरण की सुरक्षा कर सकती है, बस। तो यहां पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी अवशोषण करते हैं। पुनः देखते हैं, स्वपोषी पेड़ पौधे यानी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और
वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो दोनों बातें सही है कि स्वपोषी पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी करते हैं, यानी ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी करते हैं, और दूसरी बात ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं। जब ये दोनों बातें सही हैं तो हमारा जो पहला कथन है, तो फर्स्ट कथन हमारा सही है। यहां पर है कि निम्न कथनों का अध्ययन करके सही विकल्प चुने। हमें इन कथनों को पढ़ना है, फिर कौन से सही है फिर ढूंढना है ए बी सी और डी में, यानी सही आंसर ढूंढना है, ये बात आती है। तो देखिए पहला तो सही है। अब दूसरा देखें, दूसरे में आया कि यदि वनस्पतियां नहीं होंगी, यदि वनस्पतियां नहीं होंगी, अब आप ध्यान दीजिएगा वनस्पतियां नहीं है और वनस्पतियां ही तो ऑक्सीजन छोड़ती, तो वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन कम आएगी, कम निकलेगी, और जब ऑक्सीजन कम निकलेगी तो व्यक्ति मरने की स्थिति में आएगा। यदि वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे ही निकालते हैं, तो वही जीवन दायनी गैस देते हैं। मान लिया यदि वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यहां तक बात बिल्कुल सही है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या है? दुष्परिणाम ही होना है। तो परिणाम क्या होगा? फलतः पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा, यानी पृथ्वी को नुकसान पहुंचेगा, घातक प्रभाव पड़ेगा। यानी यह हो सकता है कि ध्रुवों की वहां पर बर्फ पिघलने लगे और साथ ही साथ वह बह करके समुद्र में जाए तो समुद्री जीवों को खतरा हो जाएगी, और जब ऐसा हो जाएगा वर्षा ज्यादा होगी तो नुकसान, सूखा भी हो सकता है तो नुकसान, जीव जंतु खतरे में आ जाएंगे। इसका मतलब ये कि ये दूसरी बात भी सही है कि यदि वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फलतः पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के बीमारियां पैदा हो जाएंगी, मानव अति संकट में आएगा। तो दूसरी बात भी सही है। हमें देखना है कौन से सही है, फिर उत्तर का चयन करना है। तीसरा कथन आया, पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दें, यदि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी हमारे वायुमंडल में तो संकट, और बहुत ही ऑक्सीजन हो जाएगी तो भी संकट। कहते हैं अमृत भी ज्यादा पी ले और ग्रहण कर ले तो भी गलत है। अमृत को अमृत जैसे लेना है, पॉइजन को पॉइजन जैसे लेना है। मैंने माना कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस है, लेकिन वह भी जरूरी है। मैंने माना कि वहां पर अमृत नेक्टर के रूप में है ऑक्सीजन, लेकिन नेक्टर उतने लेना है जितना आवश्यक है। तो हम ये देखते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो पादप है हमारे प्लांट्स हैं, वो वायुमंडल में संतुलन बनाए हैं, बैलेंस बनाए हैं। कितनी बढ़िया बात है। यानी एक व्यक्ति है तो पत्नी और मां इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलता है तब तो ठीक है, और यदि दोनों में बैलेंस नहीं बना पाया, किसी एक तरफ ज्यादा बाइसिंग हो गई तो समझिए कि जिंदगी बेकार है। तो उसी तरह से पेड़ पौधे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। पादप हमारे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पर्याप्त ऑक्सीजन निकाल देते हैं और इस वायुमंडल के पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। अब मान लिया फिर ऑक्सीजन कम हो गई तो फिर ऑक्सीजन वायुमंडल को दे दिया, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गई तो फिर ग्रहण कर लिया, फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो गई तो फिर दे दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में ज्यादा हो गया फिर ले लिया। बैलेंस बनाने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया है, हमारे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, भगवान हैं। अब देखिए तीसरा कि
पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। मैंने बताया, आपने समझ लिया। अब जब संतुलन बनाए हैं, इसलिए वनों को, अब जैसे हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स क्या करते हैं? संतुलन बनाए, यानी जितनी ऑक्सीजन चाहिए दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है हटा रहे हैं, कितना बढ़िया संतुलन। तो इसलिए वनों को, यानी जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज है, वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े, यानी वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े, ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो अब तो आप मान गए हैं कि वास्तव में जो वन है, जंगल है, वो पृथ्वी के हरे फेफड़े हैं। और बिल्कुल सही है। जब ये सही है तो हमारा ये पहला भी सही, दूसरा सही, तीसरा सही। अब चौथे को देखते हैं। सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें, सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके, मैंने अभी आपको बताया सड़क है, सड़क इधर इधर पेड़ पौधों की कतार कर दे, तो जब ध्वनि निकलेगी कहा जा व्हीकल से, तो ये ध्वनि वहीं पर आप यानी घूमती रहेगी, तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा। तो यहां ये कहा गया सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण से, अभी मैंने समझाया, बिल्कुल सही है। जिसे अर्थात जो कतारें हैं सड़कों के किनारे, ग्रीन मफलर, यानी ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो ये भी बात सही है, चौथा भी सही हो गया। जब ये भी सही है, तब आपको उत्तर देखना है कौन सा सही है। तो इसका मतलब है ए बी सी डी में जिसमें ये चारों दिए गए हैं, वही आपको उत्तर सही होगा। तो आप ये देखते हैं कि ए में सिर्फ एक और दो है, बी में 1 2 3 है, सी में 2 3 4 है, डी में 1 2 3 4। इसका मतलब डी वाला ही बिल्कुल सही है। यह आपका सही उत्तर है। सही उत्तर, क्योंकि यहां कहा गया है कि निम्न कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प चुने, तो आपका विकल्प है डी, क्योंकि डी में कहा गया 1 2 3 4 सभी सही हैं। यही आपका सही उत्तर है। देखिए, मैं यहां पर प्रश्न का उत्तर बताने के लिए नहीं हूं कि ए बी सी डी कौन सही। मैं ऐसा यहां पर उपस्थित हुई इस रूप में कि प्रश्न किसी भी रूप में आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप उसका सही उत्तर कर पाए। इसीलिए प्रश्न के हर विकल्प में जहां से प्रश्न बन सकता है, हर चीज की मैं व्याख्या कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, और आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, फैक्ट याद हो जाए, जिससे आपको लगे कि वास्तव में अब अच्छी तैयारी हो रही है। सिर्फ ए बी सी डी आप अगर रटेंगे तो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। प्रश्न को समझकर और उत्तर चयन करने का तरीका अगर निकालेंगे, तभी आप परीक्षा पास कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न लेते हैं। वायु की गैसों की सही मात्रा के आधार पर, वायु की, जैसा पर्यावरण होता है, तो पर्यावरण में वायु है, एयर है, तो पर्यावरण में जो वायु है, एयर है, तो इस वायु में क्या है, वायु कैसे बनती है? तो विभिन्न गैसों के समूह को वायु बोलते हैं। यानी कई गैसों का संगम है, कई गैसों का मिक्सिंग हो गई है, उसी को वायु बोलते हैं। लेकिन उसमें निर्धारित है कि इस गैस का इतना परसेंट चाहिए, इस गैस का इतना परसेंट चाहिए, इस गैस का इतना, यानी जो निर्धारित है कि गैसों की कितनी मात्रा चाहिए वायु में, अगर वही मात्रा वायु में है तो आप मानकर चलिए कि वायु बढ़िया है, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मात्रा कम ज्यादा हुई तो हमें तकलीफ बढ़ जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और उसकी मात्रा हमें मान लिया 1 है किलो सपोज दैट, तो हमें उससे अगर कम ज्यादा होगी तो दिक्कतें होंगी। इसका मतलब वायु में या वायुमंडल में एक सही मात्रा में गैसें हैं,
तो आपको यह पता होना चाहिए कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और कितने परसेंट हैं। एग्जाम में यही तो पूछा जाएगा। अब चलते हैं इस प्रश्न में। तो वायु की गैसों की सही मात्रा के आधार पर ये वायु का यानी गैस है और ये मात्रा है। अभी आपको देखना है ये मात्रा सही है कि नहीं। तो सही मात्रा के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। आपको देखना है इसकी यही मात्रा है, इसकी ये मात्रा, इसकी ये मात्रा, इसकी ये मात्रा। अगर आपको पता है फिर आप देखिए कि कितने सही है और कौन सा नहीं सही है, यह आपको देखना होगा। तो देखिए एक बात ध्यान दें, यहां पर नंबर 1 में आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 है, यह एक नंबर है और यह भी एक नंबर में गैस का है, यहां दिया। तो एक नंबर में लिखा है 0.036%, 0.036%। अगर आपको याद है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतने ही होती है, तब तो आप नंबर 1 को सही मान लेंगे। जब मालूम ही नहीं है तो एक अंदाजा, तुक्केबाजी चलेगी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब परीक्षा में केवल तुक्केबाजी चलती है, आइडिया चलता है कि हाँ हो सकता है, नहीं, मानिए कि परीक्षा पास करना मुश्किल है। कम से कम 60% चीजें आप उसे पढ़ लें, सही सही कर ले, 10-20% में तो चलता है आइडिया। और आईएएस में 50 क्वेश्चन, मान लिया आपने 60 किया, तो कम से कम 40 क्वेश्चन आईएएस में, यानी प्री की बात कर रहा हूं, 40 क्वेश्चन अगर आपको तैयार है, आ रहे हैं, ये 45 कह दे तैयार है, तो फिर 15-20 क्वेश्चन आप आइडिया से कर सकते हैं, जिसमें से 4-6-8 और सही हो जाएंगे, आप परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये कहें कि आपको 10% ही आ रहे हैं और बाकी आप पूरा का पूरा आइडिया से काम करें, तो नहीं फिर पास हो सकते। इसलिए अपने अंदर क्वालिटी, एक ही चीज है, अपने अंदर गुण अर्जित करिए। कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई करिश्मा करना है तो अपने को गुणवान बना ले, उसके बाद करिश्मा देखिए, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, सलाम करेगी। परीक्षा पास करना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, तो निसंदेह आप गुणवान बनिए, अर्थात चीजों को तैयार करिए। और उसी क्रम में मैं आपके सामने हूं। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आज ही रट लीजिए कि ये जो परसेंट है बिल्कुल सही है, यानी ये जो परसेंट आया है, तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लगभग इतनी ही रहती है। हो सकता है पॉइंट कम हो, लेकिन एवरेज यही है। तो 0.036%, यानी 1% भी नहीं। अगर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रही और 1% हो गई तो बहुत ही संकट आने वाला है। इसलिए ये तो सही है, आज से याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.036% है। तो याद कर लीजिए, सुबह शाम जब घर पर हैं, जब मौका मिला या छत में टहलते हुए, तो आप इसी को लेके थोड़ा सा रट लें, और एक बार दो बार, जब एक बार दो बार तीन बार इस बात को दिमाग से दौड़ाएंगे तो अगली बार अपने आप याद आ जाएगा। 0.036%, ये सही है। अब आया नियॉन गैस, दूसरा नंबर है। अब दूसरा नंबर इसके लिए है। तो नियॉन गैस 0.002%, ये भी बिल्कुल सही। इससे आपको लर्न करना होगा। नियॉन गैस भी 0.002% है। आया हीलियम गैस। हीलियम गैस थर्ड नंबर है। हीलियम गैस 0.00005%, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपको रटना होगा, पूछ लेता है। आपका एक तरफ गैस दे देगा 4 और यहां पर उनका परसेंट मिसमैच करके दे देगा और फिर कहेगा मैच करिए। अगर आपको ये रटा हुआ है, लर्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, नियॉन कितनी, हीलियम कितनी, क्रिप्टॉन, तभी तो आप उन्हें मैच कर पाएंगे। कर लीजिए, 4-6-8 चीजें हैं, जिंदगी बदल जाएगी। तो आपकी हीलियम गैस 0.00, यानी हीलियम गैस 0.0005% है।
अब आया चौथा नंबर क्रिप्टॉन गैस। ये चौथा नंबर आया क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन गैस कितना है, तो 0.0001%। ये भी बिल्कुल सही है, क्रिप्टॉन गैस इतनी ही है, इसे रट लीजिएगा। क्रिप्टॉन कितने, 0.0001%। अब आया नंबर पांचवा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आया पांचवा नंबर, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है 0.00005%, यानी 4 टाइम्स जीरो है। यह भी बिल्कुल सही है, इसे भी आपको रट लेना है। अब आया छठा नंबर जीनान गैस। छठे नंबर में हमने लिया जीनान गैस। जीनान गैस ये छठवें नंबर में 0.00009%, यानी 5 टाइम्स आपका जीरो आया है। यह भी बिल्कुल सही है। अब ये आपके 6 तो सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आ गया आपका ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस यानी 7वां नंबर है ऑर्गन गैस, इसमें है 1.93%। अब आपको यह ध्यान देना है कि ऑर्गन गैस वायुमंडल में इतनी नहीं पाई जाती। ऑर्गन गैस कितनी पाई जाती है, वह 0.93% पाई जाती है। इसका मतलब कि ऑर्गन गैस जो यहां लिखा है 1.93%, यह गलत है। ऑर्गन गैस कितनी पाई जाती है, 0.93% पाई जाती है। तो यह तो आपका गलत है भाई। अब आया 8वां पॉइंट, ऑक्सीजन गैस। 8वें पॉइंट में ऑक्सीजन गैस में लिखा है 24.95%, यानी 24.95%। यह भी आपका गलत है। 7वां तो गलत है, 8वां भी गलत है। ऑक्सीजन गैस 24.95% नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 20.95% पाई जाती है, 20.95% पाई जाती है। रट लीजिएगा, यह जो आया ऑर्गन गैस 0.93% है, ऑक्सीजन गैस 20.95% है, ना कि 24.95। तो आपका 8वां भी गलत है। आपने पूरा विश्लेषण समझा और आपने याद भी किया, तो इसमें यह पता चला कि 6 सही है और 7वां 8वां गलत है। जिस ऑप्शन में, चूंकि हमें सही विकल्प चुनना है, जिस ऑप्शन में 6 आए होंगे, 1 2 3 4 5 6, वही सही ऑप्शन होगा, वही हमारा सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं किनमें से किसमें यह आया है। तो इसमें है ए नंबर में 1 2 3 4, तो ये तो नहीं सही है। बी में है 1 2 7 8, ये भी नहीं सही है, 7 8 तो गलत है। सी में आया 1 2 3 4 5 6, और डी में क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो गलत है। सी वाला आपका सही है ऑप्शन, सी वाला सही है, क्योंकि हमारे 6 सही है, 2 गलत है। और इसमें से सी में क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही लिखे हैं, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है और इसमें निर्देश है कौन सा सही नहीं है, यानी ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब है आपको ये देखना है कौन सा गलत है, गलत को ढूंढना है। तो कौन सा सही नहीं है यानी गलत ढूंढना है। और यही जनरली क्या होता है, लोग नहीं ध्यान देते, और जब नहीं को ध्यान नहीं देते, सही देखते हैं और पहला ऑप्शन लगाते हैं और उसी को उत्तर लगाते ना। ये उसके पूछने का नजरिया है कि आपको भ्रम में डाल दे। वो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कमीशन कौन सा गलत है, तो गलत है तो आप गलत ढूंढेंगे। लेकिन अगर वो कहता कौन सा सही नहीं है,
तो नहीं पर अगर ध्यान न देंगे तो आप एक देखेंगे और उसी को सही लगाकर चले आएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरी भाषा पढ़नी है, समझना है और घर पर इतनी अभ्यास कर, इतनी मेहनत कर लें कि वहां इन शब्दों में चूक ना होने पाए। यानी मत चूको चौहान, आपको सटीक वहां पर निशाना लगाना है। अर्जुन बनिए। अर्जुन बहुत करुणामयी व्यक्ति है। अर्जुन ऐसा व्यक्ति है जब उसके साथ में परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम लड़ाई करो, तुम मारो, तब भी अर्जुन कहते हैं ये सब मेरे चाचा दादा भाई है, मैं नहीं मारूंगा। कितना करुणा दया से भरा व्यक्ति। लेकिन जब परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो मेरी तरफ, और उन्होंने दिखाया कि सब मरे हैं और तुम्हें मारना होगा, तब हथियार उठाते। जब उनके गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं निशाना लगाओ, तो कहते हैं वो कि ना मुझे मछली दिखाई देती, ना आंख की पुतली दिखाई देती, एकदम दाग द फायर, एकदम निशाना। तो आपको भी बिल्कुल निशाने पर काम करना है, सटीक पर काम, और ये सब अभ्यास से आता है। अर्जुन अभ्यास बहुत करते थे तभी आया। अब भी अभ्यास करिए, आप आईएएस बन जाएंगे, टॉपर बनेंगे। कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, देखते हैं हम। कौन सा सही नहीं है यानी गलत, तो इसमें आया हवा में नाइट्रोजन गैस 78.08% की मात्रा सबसे अधिक है। यानी ये कहा जा रहा है कि हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इस वायुमंडल के वायु में देखें तो कई गैसों की मिक्सिंग है, लेकिन कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस ही सबसे ज्यादा है। ये ए नंबर बिल्कुल सही है। और वह कितनी मात्रा है, 78.08% है। पिछली क्लास में मैंने नाइट्रोजन गैस का परसेंट भी बताया था, आपको पता है। तो इसका मतलब हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए आपका सही हो गया। अब उसके बाद आया नोबल गैस है। अच्छा, एक बात ध्यान देना है कि नोबल गैस क्या है। तो पहले यहां नोट पर आइए और नोट 1 में नोबल गैस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर यहां चलेंगे। नोट में है नोबल गैस, स्पेलिंग है NOBLE गैस। नोबल गैस क्या है, थोड़ा मैं आपको नोबल का करूं कि जैसे एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 10-20 परिवार हैं। एक ऐसा परिवार है जो सबों से बहुत ही अमीर है, पढ़ा लिखा है और गुड सर्विस देने वाला है। यानी 25 मान लिया परिवार, उन 25 में एक परिवार है जो इनकी अपेक्षा बहुत हाई लेवल का है, पढ़ा लिखा, पैसा, लोगों को गुड सर्विस भी देता है, कोऑपरेट करता है और वेल एजुकेटेड है वो परिवार। अब मान लिया 24 परिवारों में एक परिवार का व्यक्ति शराब पीता है और वो किसी एक परिवार को गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो दूसरा वाला उसे गाली देता है, अपशब्द कहता है, यानी लड़ते। इसी तरह एक ने किसी को और कुछ कहा या प्लाट 1 फीट दबा लिया तो दूसरे ने 2 फीट दबा लिया, यानी बाकी जो 24 परिवार है वो लड़ते हैं। एक दिन वही शराबी उस 25वें नंबर का जो परिवार है, जो बड़ा शिष्ट है, बहुत ही अमीर है, गुड सर्विस देने वाला है, तो वही शराबी एक दिन उसे गाली दे देता है, तो वह कुछ नहीं बोलता है, पुलिस के पास भी नहीं जाता, जबकि पुलिस का पावर उसके पास है, वो जा सकता है, नहीं बोलता है, शांत रहता है। इसका मतलब जो बाकी लड़ रहे हैं तो वजनदार कम है तो लड़ाई कर रहे, ये वजनदार है तो लड़ाई कम कर रहा। तो एक बाहरी व्यक्ति आया, वो कहता है वो इसलिए ये देखिए गाली सुन लिया, खूब पैसा है लेकिन नहीं बोल रहा, ही इज नोबल पर्सन। यानी एक बाहरी व्यक्ति ने कहा कि ये गाली सुन चुका है शराबी से, कुछ नहीं बोल रहा, ये नोबल पर्सन है। नोबल का मतलब श्रेष्ठ है।
श्रेष्ठ का मतलब यह है कि छोटी मोटी चीजों पर ना उलझना, ना ध्यान देना, सहन कर लेना। अच्छा, जब उसने सहन कर लिया तो वो अभी अलग है, बाकी 24 अलग है, यानी वो मिक्स नहीं हुआ। जो श्रेष्ठ है वो अपने में ही रहता है, अन्य में मिक्स नहीं होता। और बाकी 24 परिवार, किसी ने किसी को गाली दिया तो उसने उसे दिया, वो मिक्स हो जा रहे हैं, यानी वह बुरा बोल रहा है तो दूसरा भी बोलने लगा, इसका मतलब वो मिक्स हो गया, यानी हल्के हैं। श्रेष्ठ वही है जो अश्रेष्ठ लोगों से मिक्स ना हो। तो लोगों ने कहा वो नोबल है, तो नोबल है, अगर वो भी गाली दे दे, वो भी कार्रवाई करे, तो इसका मतलब वो भी बाकी 24 परिवारों से मिक्स हो गया। अब वो 24 परिवारों से मिक्स नहीं हुआ है, वो एकदम शांत है। तो शांत है तो अलग है, और उसे कह रहे हैं नोबल। तो नोबल का मतलब ही होता है कि शांत होना और बाकी लोगों में जल्दी से मिक्स ना होना। अगर कोई ऐसी गैस है जो अन्य गैसों में जल्दी मिक्स नहीं होती है, तो हम यही तो कहेंगे नोबल गैस है। तो नोबल गैस वह गैस होती है जो दूसरी गैसों में जल्दी मिक्स नहीं होती है। अब चूंकि वो जो परिवार अमीर है उसे हमने नोबल कहा, और उसे हमने श्रेष्ठ भी कहा, उत्कृष्ट भी कहा, इसलिए नोबल गैस को हम श्रेष्ठ गैस कह सकते हैं, उत्कृष्ट भी कह सकते हैं। और वह जो अमीर परिवार है वह गाली देने वाले या शराबी व्यक्ति के प्रति कोई क्रिया नहीं कर रहा, यानी निष्क्रिय है। निष्क्रिय है, इसका मतलब यह कि हम नोबल गैस को निष्क्रिय भी कह देंगे। तो नोबल का मतलब होता है जो दूसरों पर मिक्स ना हो, नोबल का मतलब होता है जो निष्क्रिय बना रहे, नोबल का मतलब होता है जो औरों से अलग अपनी श्रेष्ठता बनाए रखे। इसलिए नोबल गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, और चूंकि काम नहीं कर रही है तो अक्रिय, यानी यह घुल मिल नहीं रही, तो अक्रिय गैस भी कहते हैं, पैसिव गैस भी कहते हैं। तो अब देखिए नोबल गैस है, नोबल गैस को द्वितीय नाम इसका क्या है? उत्कृष्ट गैस भी है। इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। हम चाहे उत्कृष्ट गैस कहें तो इसका मतलब है सबसे ऊपर, उच्च स्तर की, यानी बाकी से अलग रहना। अक्रिय का मतलब है कोई कार्य न करना, यानी बाकी से अलग रहना। निष्क्रिय का मतलब है कार्य न करना, यानी बाकी से अलग रहना। नोबल गैस को, चूंकि नोबल शब्द का मतलब यही है, तो इस नाम से जानते हैं। अच्छा, नोबल गैस क्यों उत्कृष्ट है? उत्कृष्ट है का मतलब है बाकी में मिक्स नहीं होती जल्दी से। तो नोबल गैस यानी कोई ऐसी गैस है जिसमें रासायनिक रूप से ऐसे तत्व हैं कि जल्दी से दूसरों में मिक्स नहीं होती, तो तभी तो हम उसे नोबल कह रहे हैं। नोबल क्यों कहते हैं? क्योंकि गैस दूसरों में मिक्स नहीं हो रही, इसलिए नोबल कहते हैं। अब वो क्यों नहीं मिक्स हो रहे? तो उस गैस में ही कुछ ऐसे तत्व हैं कि दूसरों में मिक्स नहीं हो रहे, यानी रासायनिक तत्व है। तो कोई भी नोबल गैस क्यों उत्कृष्ट है? क्योंकि उसमें रासायनिक तत्व उच्च कोटि के, जो दूसरों से मिक्स करने नहीं देते। तो नोबल गैस है अपने रासायनिक गुणों के कारण। किस कारण से वो उत्कृष्ट है? रासायनिक गुणों के कारण। किस कारण से वो मिक्स नहीं हो पा रहे जल्दी दूसरे गैस में? रासायनिक तत्व है। तो नोबल गैसें अपने रासायनिक गुणों के कारण उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आसानी से किसी अन्य पदार्थ से प्रतिक्रिया नहीं करती। वो अमीर व्यक्ति, यानी शराबी ने अमीर व्यक्ति को गाली दी, अगर वो कहता मैं पुलिस को बुला रहा हूं, तो वो प्रतिक्रिया ही तो थी। शराबी ने अमीर व्यक्ति को गाली दी, उसने कुछ नहीं कहा, शांत रहा, इसका मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ना उसने गाली दी और ना ही उसने यह कहा कि पुलिस को बुलवा रहा है। इसका मतलब ये कि जब वो बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोल रहा, इसका आशय ये कि प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसे ही कोई गैस है
और दूसरी गैस को हम उसके पास पहुंचाएं और वो शांत है, दूसरी से मिक्स नहीं हो रही, इसका मतलब उत्कृष्ट है, नोबल गैस है। तो यहां पर हम देखें, क्योंकि ये आसानी से किसी अन्य पदार्थ से प्रतिक्रिया नहीं करती है। पुनः देखें, नोबल गैसें अपने रासायनिक गुणों के कारण उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं, क्योंकि ये आसानी से किसी अन्य पदार्थ से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। पुनः देखें, नोबल गैसें अक्रिय गैसें कहलाती हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय या अक्रियाशील होती है। तो नोबल गैसें वो गैसें हैं जो अन्य पदार्थ या गैसों में जल्दी से मिक्स नहीं होती, अपनी यूनिकनेस बनाए रखती हैं, कहा जाए दूसरी गैसों के प्रति शांत रहती हैं, कोई क्रिया नहीं करती, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। ये नोबल गैसें आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब नोबल गैस तो आपने समझ लिया क्या है, लेकिन यहां देखें, ए नंबर तो आपने देखा कि ए नंबर हमारा सही है, हवा में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है। बी नंबर देखें, नोबल गैसें रासायनिक रूप से बहुत स्थिर होती है, क्योंकि वो गैस दूसरी गैस में नहीं मिली है, तो स्थिर ही तो है। वह अमीर व्यक्ति उन 24 में नहीं मिला, स्थिर है। तो चूंकि नोबल गैस जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं करती, दूसरे में मिक्स नहीं करती, इसका मतलब वो स्थिर है, जहां है वहीं है। तो नोबल गैसें रासायनिक रूप से बहुत स्थिर होती हैं और आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। यही तो मैंने नोट में बताया, तो ये तो बिल्कुल सही है। और इसी बी में है हीलियम, नियॉन, जैसा कि आपने यहां पर हीलियम को पढ़ा है, नियॉन को भी पढ़ लिया है। हीलियम आपकी 0.0005% है, नियॉन है 0.002% है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान व रेडान नोबल गैसें हैं। अगर ये नोबल गैसों की श्रेणी में आती, नोबल गैस की विशेषता तो आपने जान ली, अब कौन कौन सी ऐसी विशेषता रखने वाली गैसें हैं, तो उन्हीं गैसों कहेंगे नोबल गैसें हैं। अगर आपको पता है कि ये नोबल गैसें हैं, तभी तो बी नंबर सही है, और ये पता है कि नोबल गैसें नहीं है तो ये गलत है, और आपको गलत ढूंढना है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान व रेडान नोबल गैसें, तो याद रखिए ये नोबल गैसें ही हैं। इसलिए इस बी नंबर में दो बातें हैं, प्रतिक्रिया ना करना और नोबल गैसें, दोनों बातें सही हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब सी नंबर आया, रेडान नामक नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है, ये आया। तो ध्यान दीजिए, ये तो है नोबल गैस है, लेकिन जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में वास्तव में रेडान नामक नोबल गैस नहीं पाई जाती है। जब नहीं पाई जाती तो यह भी सही है। हम ये कह सकते हैं, जब शुष्क वायु से, चूंकि वायुमंडल में, वायु में आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उसी को वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब विभिन्न गैसों का संगम जिसमें से आर्द्रता भी है, उसे वायुमंडल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ वायु लेकर के अलग एक जार में रख दूं और उसकी आर्द्रता बिल्कुल निकाल दूं, ह्यूमिडिटी, शुष्क वायु हो जाए, तो जब शुष्क वायु हो जाएगा तब आपके रेडान गैस थोड़ा सा आती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब शुष्क वायु में थोड़ा हो सकती है, लेकिन वायुमंडल जिसे कहते हैं जो आर्द्रता वाला है, ह्यूमिडिटी वाला, वहां पर रेडान नामक नोबल गैस नहीं होती है। तो याद रखिए, रेडान नामक नोबल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वायु में नहीं पाई जाती। ये भी आपका सही है, तो पहला सही, दूसरा, तीसरा सही। अब डी नंबर आया, चौथा, रेडान नामक नोबल गैस वायु में पाई जाती है। इसमें कह रहा है कि रेडान नामक जो नोबल गैस है वह वायु में पाई जाती है। अभी आपने समझा कि रेडान नामक गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती,
और यहां कह रहा है प्रश्न में कि रेडॉन नामक नोबल गैस वायु में पाई जाती है, और आपको पता नहीं पाई जाती, इसका मतलब ये बात गलत है। इसे डी नंबर में जो कहा गया है कि रेडॉन नामक नोबल गैस वायु में पाई जाती है, बात गलत है, क्योंकि रेडॉन नामक नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती। इसलिए गलत ढूंढना है तो गलत कौन सा है, डी नंबर आपका गलत है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। आगामी परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों से जुड़े हुए तथ्य आपके सामने आएंगे, तब आपको लगेगा परमार सर ने कहा था इन्हीं से पूछा जाएगा। वास्तव में टेस्ट सीरीज में हम जो दे रहे हैं, सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में हमारी टेस्ट सीरीज से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने अच्छे ढंग से तैयार कर लिया तो यही टेस्ट सीरीज आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। और इसी के साथ मैं आज ये क्लास समाप्त करता हूं और मिलता हूं अगली क्लास के साथ, बहुत अच्छी विषय सामग्री के साथ, जो आपको रैंकर बनाएगी। धन्यवाद।